नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम पादप रोग विज्ञान के विभिन्न क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि आपके कक्षा 12वीं और जेट CUET के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की? तो ऑप्शन है हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमन वॉकमैन, लुईस पास्चर और सिडनी ब्रेनर। तो ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि किसने क्या क्या किया है। जैसे यहाँ राइट आंसर जो होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविकी औषधि है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? प्रतिजैविकी है, अर्थात एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या काम आता है? ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की और कवक की वृद्धि को कम कर दे या रोकने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविकी औषधि कहते हैं। तो कौन सी प्रतिजैविकी औषधि है जिसको सबसे पहले खोजा गया है? उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन को 1952 में सर्वप्रथम खोजा गया था। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज जो की है वो किसने की है? सैलमन वॉक्समैन ने की। सैलमन वॉक्समैन को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है। लुईस पास्चर की बात करें हम, तो लुईस पास्चर ने जंतु पादप रोग विज्ञान से संबंधित रोग की खोज की है। जैसे एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने, और रॉबर्ट कोच ने मिलकर की थी। सिडनी ब्रेनर, ये सारे के सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको सभी को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा है? भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा है? सभी केले के रोग हैं इसमें। सिगाटोका भी है, फ्यूजेरियम भी है, बंची टॉप भी है, और पनामा उक्टा भी है। तो यहां पर मुख्य रोग जो होगा वो क्या होगा? भारत में केले का सामान्य रोग है वो है पनामा उक्टा रोग, जो कि किसके कारण होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, सिगाटोका रोग है, बंची टॉप रोग है, फ्यूजेरियम उक्टा है। तो सिगाटोका रोग जो होता है वो भी किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होगा। बंची टॉप रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। विषाणु का वाहक जो होगा यहां पर थ्रिप्स, क्या होगा? थ्रिप्स होगा। तो पनामा उक्टा का जो कवक है उसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। प्रजाति जो होती है इसकी क्यूबेंस, फंगस की प्रजाति क्या होती है? क्यूबेंस होती है। ठीक है। यह क्वेश्चन आपका क्लियर है। भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा है? तो सामान्य रोग की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पनामा उक्टा केले का सामान्य रोग है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन है, रोग जनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोग क्या कहलाते हैं? तो रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न पादप रोग क्या कहलाते हैं? जो भी रोग जनक होते हैं, जैसे रोग जनक की बात करें हम, तो रोग जनक जो होंगे जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, फाइटोप्लाज्मा आदि। इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो रोग किस प्रकार के होंगे? ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है, जो एक पौधे से दूसरे पौधे में किसी वाहक के द्वारा फैलाया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहेंगे। संक्रामक रोग और संसर्ग रोग दो प्रकार के रोग होते हैं। संसर्ग रोग होते हैं जो, सभी संसर्ग रोग संक्रामक नहीं होते, परंतु सभी संक्रामक रोग जो है वो संसर्ग रोग होते हैं। आगे बात करें, मौसमी रोग, खनिज विषाक्तता, मतलब अधिकता से, पोषक तत्वों की अधिकता से भी जो है रोग उत्पन्न होता है, परंतु वो संक्रामक नहीं होगा, वो संसर्ग की श्रेणी में आएंगे। तो ये बाकी जो रोग हैं वो किस रोग की श्रेणी में आते हैं? संसर्ग रोग की श्रेणी में आते हैं। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो संक्रामक की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू में वाट रोग का रोगजनक कौन सा होता है? तो
तो आलू का वाट रोग, अर्थात आलू के वाट रोग की बात करें तो इसे, आलू के वाट रोग को हम मस्सा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आलू का मस्सा भी कहा जाता है। यह संगरोध में शामिल रोग है। कैसा रोग है ये? संगरोध या क्वारंटाइन में शामिल किया जाता है डीपा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? DIPA के अंतर्गत जो है इस रोग को प्लांट क्वारंटाइन के रूप में सम्मिलित किया गया है। डीपा की का अर्थ होता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जो कि कब लागू किया गया? 1914 में लागू किया गया। तो यहां बात हम कर रहे हैं आलू में वाट रोग का रोगजनक जो है वो कौन सा होता है? तो जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक और विषाणु। तो यहां हमारा राइट आंसर है कवक। तो इस रोग का रोग कारक जो होता है वो कवक होती है, और कवक जो होगी इस रोग को उत्पन्न करेगी, और कवक का नाम है सिंथेजियम। सिंथेजियम कवक इस रोग को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जीव की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? तो किस जीव की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? पादप, कवक, शैवाल और जीवाणु। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज निर्मित होती है, तथा जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस जीव की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो हमने यहां पर तीनों की कोशिका भित्ति की बात कर ली, तो अब अगला नंबर किसका आया है? कवक का। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या है कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं, वैसे तो अधिकांश कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, परंतु कुछ कवक ऐसे होते हैं जैसे ऊमाइकोटा गण जो होता है, ऊमाइकोटा में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कुछ ही, जैसे एक ही संघ में या एक ही गण में जो है फंगस की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बाकी अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित बाली अवस्था में रोग के लक्षण कहां दिखाई देते हैं? तो हरित बाली अवस्था में रोग के लक्षण कहां दिखाई देंगे? ऑप्शन है आपके पास पत्तियों पर, तने पर, टहनियों पर और पुष्पक्रम पर दिखाई देंगे। तो हरित बाली रोग की बात कर लेते हैं। हरित बाली रोग क्या होता है? तो यहां हरित बाली रोग की बात करेंगे तो हरित बाली रोग जो है वो बाजरे का रोग है। किसका रोग है? बाजरे का। जो किसके द्वारा होगा? कवक के द्वारा होता है, और कवक का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला। तो हरित बाली अवस्था क्या है? इस रोग में बाजरे का जो रोग होता है स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा, इस रोग की दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है तुलासिता, तुलासिता अवस्था अर्थात स्क्लेरोसियम, स्क्लेरोसियम अवस्था जिसको हम कहते हैं, स्क्लेरोसियम अवस्था। और दूसरी अवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं हरित बाली अवस्था। हरित बाली अवस्था को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिससे जोगिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोगिया कहा जाता है। आपको इस चीज का पता होगा कि हरित बाली रोग, या ऐसे कह सकते हैं जो बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू वो बाजरा जो है, इसकी खोज ईजे बटलर द्वारा की गई थी। ईजे बटलर द्वारा की गई थी। ईजे बटलर जो कि भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक है और आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो हरित बाली अवस्था में जो है, आपको यहां शब्द से ही पता लग रहा होगा। आंसर देने के लिए क्वेश्चन को ही सबसे अच्छा पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन में बताया हुआ है हरित बाली, और बाली मतलब क्या होता है उसका? पेनिकल, पेनिकल या पुष्पक्रम जिसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? पुष्पक्रम।
इस रोग में क्या होगा, जो बाली है उसमें बीज नहीं बन करके वो बाली जो है छितरी हुई दिखाई देगी और ग्रीन कलर की हो जाएगी, मतलब हरे कलर की हो जाती है, इसलिए उसको नाम क्या दिया है हमने, हरित बाली रोग नाम दिया है। तो बाली अर्थात पेनिकल पुष्पक्रम, तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, पुष्पक्रम। तो हरित बाली अवस्था में रोग के लक्षण जो दिखाई देते हैं वो पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं। क्लियर आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? ऑप्शन है आपके पास जीवाणु, कवक, विषाणु और सूत्रकृमि। तो टिक्का रोग का जो दूसरा नाम है, टिक्का रोग की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है, टिक्का रोग का दूसरा नाम है पत्ती धब्बा। क्या नाम है? पत्ती धब्बा, जो कि मूंगफली का मुख्य रोग है। अर्थात टिक्का रोग जो है वो मूंगफली का मुख्य रोग है। किसके द्वारा होगा? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा और सूत्रकृमि के द्वारा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसके द्वारा होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि टिक्का रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है, और कवक का नाम जो होता है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा स्पीसीज। और सर्कोस्पोरा स्पीसीज मैंने यहां पर इसलिए लिखी है कि इसमें इस रोग की दो अवस्थाएं होती है। दो अवस्थाएं, एक तो अगेती अवस्था होती है और एक जो होती है वो पछेती अवस्था होती है। अगेती अवस्था की बात करें तो यहां पर सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला जो है, अरेचिडिकोला फंगस का नाम रहेगा, जो कि कम हानिकारक है, कम हानिकारक है। और पछेती अवस्था में सर्कोस्पोरा परसोनेटा, सर्कोस्पोरा परसोनेटा जो है वो अधिक हानिकारक है। तो इस रोग में कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? पछेती अवस्था ज्यादा हानिकारक होती है। अब अगर हम आगे बात भी करें तो कि जैसे सर्कोस्पोरा के बारे में हमने बात कर लिया कि इस रोग में ये कवक क्या उत्पन्न करती है? पत्तियों पर धब्बे उत्पन्न कर देती है। तो छोटे छोटे, जैसे पत्ती, ये आपकी पत्ती है और इस पत्ती पर अगर छोटे छोटे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं तो इससे पत्ती का जो ब्लेड है वो पूरी तरह से धब्बों से घिर जाता है, और धब्बों से घिरने के बाद में उसमें प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि मूंगफली के कौन से रोग में प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? टिक्का रोग जो होता है उसमें मूंगफली में प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजरे के हरित बाली रोग को भारत में सर्वप्रथम किसने खोजा? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि बाजरे के हरित बाली रोग को सबसे पहले किसने खोजा था। तो बाजरे के हरित बाली रोग को सबसे पहले ईजे बटलर ने खोजा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है जस्ट थोड़ी देर पहले। बाजरे के हरित बाली रोग को किसने खोजा? ईजे बटलर ने, जिसे कि हम जो है भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक भी कहते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा और भी दिया हुआ है, उनके बारे में एक एक लाइन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे वासुदेवा है, वासुदेवा ने सीकर में निमेटोड सूत्रकृमि रोग की खोज की। और सूत्रकृमि रोग कौन सा था? सूत्रकृमि रोग था आपका मोलिया रोग। मोलिया रोग जो कि खाद्यान्न का रोग है, जो कि खाद्यान्न में प्रमुखता से होता है। अच्छा, मोलिया अर्थ होता है बंदर, शेखावटी लैंग्वेज में मोलिया का अर्थ होता है बंदर। और इस रोग में पेचेज जो बनते हैं, जैसे बंदर कूद रहा है उस हिसाब से पेचेज बन जाते हैं, कुछ पेज यहां पर, कुछ पेज वहां पर, ऐसे पेज बन जाएंगे, इसमें कि पौधे मरे हुए रहेंगे। तो वासुदेवा ने सीकर में मोलिया रोग की खोज की थी। और मोलिया रोग का सूत्रकृमि का अगर नाम जानना चाहो आप, तो मोलिया रोग के सूत्रकृमि का नाम है हिटेरोडेरा एवेनी। हिटेरोडेरा एवेनी, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट निमेटोड। जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट निमेटोड। और सिस्ट निमेटोड को हिंदी में पुटी सूत्रकृमि, पुटी सूत्रकृमि भी कहा जाता है। तो यहां पर हमने कई सारी चीजें हमने वासुदेवा से ही, वासुदेवा के केस में हमने जाना है मोलिया रोग के बारे में, सूत्रकृमि रोग, सूत्रकृमि का नाम और उसे क्या कहते हैं। और भी कई सारी जानकारियां हो सकती है हिटेरोडेरा एवेनी के लिए, पर अपना लेक्चर थोड़ा जो है वो लार्ज हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं केसी मेहता की। केसी मेहता ने क्या किया था? रस्ट अर्थात रोली रोग के जीवन चक्र की खोज की थी।
रोली रोग के जीवन चक्र की खोज की थी। तो भारत में रस्ट के जो फादर ऑफ रस्ट डिजीज है वो कौन है? केसी मेहता अर्थात करमचंद मेहता। ठीक है, इन्होंने रोली रोग की लाइफ साइकिल की खोज की थी। और हमारा आंसर यहां पर क्या है? ईजे बटलर, जिसने क्या किया? हरित वाली रोग की खोज की। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाजरे का चेपा रोग किससे होता है? बाजरे का चेपा रोग किससे होता है? बाजरे का चेपा रोग यहां पर दूसरा नाम दिया गया है, बाकी रोग का नाम क्या है? अर्गट। तो इसका आंसर हम इस आधार पे देखेंगे, बाजरे का अर्गट रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? इसका नाम चेपा क्यों रखा गया? चेपा इसलिए रखा गया क्योंकि इस रोग का जो मुख्य लक्षण है वो है मधुबिंदु अवस्था। मधुबिंदु अवस्था जो होती है, इसका मतलब है कि जो मधु अर्थात शहद के समान कण जो है बाली में बन जाते हैं। इस रोग में भी कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बाली अर्थात पुष्पक्रम जो है इस रोग में प्रभावित होगा। और पुष्पक्रम प्रभावित होता है तो उसमें दाने जो बनते हैं वो फंगस के साथ में बनेंगे। कैसे बनेंगे? फंगस के साथ में बनेंगे। फंगस स्पोर बीजाणु के साथ में बनेंगे, और अगर बीजाणुओं सहित दानों को हम खाने के काम में ले लेते हैं तो उससे अर्गोटिज्म नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अर्गोटिज्म नामक रोग होता है। तो यहां हम देख लेते हैं अर्गट रोग किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला को तो आपने निकाल दिया होगा अगर आपने पहले क्वेश्चन देखा होगा कि बाजरे का हरित वाली रोग जो है वो, उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि स्क्लेरोस्पोरा मतलब बाजरे का तुलासीता रोग जो है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। तो यहां पर फ्यूजेरियम भी फंगस है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला भी फंगस है, विषाणु द्वारा यह रोग नहीं होता है। और क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, तो हमारा राइट आंसर क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा जो है कौन सा रोग होता है? चेपा रोग या अर्गट रोग बाजरे में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है तिल का फाइलोडी रोग होता है। तिल का फाइलोडी रोग किसके द्वारा होता है? तो फाइलोडी रोग, फाइलोडी का अर्थ क्या है ये देख लेते हैं हम यहां पर। फाइलोडी का अर्थ होता है हाँ, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फाइलोडी का क्या अर्थ होता है। फाइलोडी का अर्थ होता है पुष्पक्रम का पत्तियों में परिवर्तन या पत्ती समान होना, पत्तियों के समान बन जाना। पत्तियों का, पुष्पक्रम का पत्तियों के समान बन जाना, उसे हम फाइलोडी रोग कहते हैं। जो कि फाइलोडी रोग जो होता है तिल का, वो किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा को 1992 के बाद में क्या कहने लग गए? फाइटोप्लाज्मा नाम दे दिया गया। पहले उसे एमएलओज कहा जाता था, अब उसको पीपीएलओज कहा जाता है। पीपीएलओज का मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है पीपीएलओज का अर्थ। अर्थात यह रोग किसके द्वारा होगा? फाइलोडी के द्वारा होगा। अच्छा, फाइटोप्लाज्मा से संबंधित और रोग कौन से हैं? एक प्रसिद्ध रोग है बैंगन का लघुपर्ण, बैंगन का लघुपर्ण रोग। उसके बाद में गन्ने का घासी प्ररोह, घासी प्ररोह रोग है। और उसके अलावा विचेज ब्रूम रोग, विचेज ब्रूम रोग भी जो है वो किसके द्वारा होगा? फाइलोडी अर्थात माइकोप्लाज्मा के द्वारा होगा। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का पर्णकुंचन रोग होता है। कपास का पर्णकुंचन रोग किसके द्वारा होता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहां पर डाले हैं कि हमने कि जिससे जो जेट के लिए और सीयूईटी के लिए महत्वपूर्ण है। जेट और सीयूईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है या किस परजीवी के द्वारा होगा, उस परजीवी का नाम क्या है। तो कपास का पर्णकुंचन रोग जो होता है वो किसके द्वारा होगा? पर्णकुंचन, लीफ कर्ल की जहां भी बात आ जाती है,
पर्णकुंचन या लीफ कर्ल रोग की जहां भी बात आती है वहां पर उस रोग का कारक क्या हो जाता है? विषाणु। उस रोग का कारक क्या होता है? विषाणु होता है। ज्यादातर लीफ कर्ल में रोग कारक विषाणु होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? वायरस से। कपास का पर्णकुंचन रोग जो है वो वायरस से होता है। वायरस के बारे में भी हम जान सकते हैं। वायरस का अगर फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो वायरस क्या होता है? वायरस का सिंपल सा फॉर्मूला है, वायरस जो होता है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड बराबर वायरस होता है। वायरस में प्रोटीन जो है वो आवरण होता है और न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक संक्रामक भाग है जो कि रोग उत्पन्न करने का काम करता है। इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास का म्लानी रोग का रोगजनक है। म्लानी रोग जहां भी देखने को मिले आपको वहां पर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम तो राइट आंसर रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो वो प्रजाति की बात करें तो प्रजाति जो है वो अलग अलग फसलों के आधार पर प्रजाति अलग होती है। तो यहां पर हम फ्यूजेरियम देख लेते हैं। कपास का म्लानी रोग का रोगजनक जो होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है। बाकी का तो हमने पहले बात कर ली, क्लेविसेप्स से अर्गट रोग होता है और स्क्लेरोस्पेरा ग्रामिनिकोला जो होता है उससे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा होता है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और यहां थोड़ा सा भी आगे हम देखना चाहें तो यहां प्रजाति जो होगी, प्रजाति होती है वेसिनफेक्टम। प्रजाति क्या होती है? वेसिनफेक्टम। तो अलग अलग फसलों की फंगस प्रजाति जो है वो अलग अलग हो सकती है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मूंगफली के अगेती पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक है। तो मूंगफली के अगेती पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक क्या होता है? अगेती पत्ती धब्बा, जैसे कि मैंने अभी टिक्का डिजीज की बात करी थी तभी आपको बता दिया था कि अगेती पत्ती धब्बा का कारण कौन सा है और पछेती पत्ती धब्बा का कारण कौन सा है। तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला दो ही होंगे। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला और क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस को हमने पढ़ा है। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से जो है वो अर्गट रोग होता है। बार बार बता रहा हूं मैं, जैसा कि आपको स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से बाजरे का तुलासिता रोग होता है। तो यहां सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला से अगेती पत्ती धब्बा होता है जो कि कम नुकसानदायक होता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो है उससे ज्यादा जो है फसल जो मूंगफली की होती है वो प्रभावित होती है। आगे हम बात करेंगे तो यहां हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा यहां पर रहेगा सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। यहां पर राइट आंसर है हमारा सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। आगे हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्बेंडाजिम एक है। कार्बेंडाजिम क्या है? तो कार्बेंडाजिम जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, कीटनाशी है, विषाणुनाशी है, खरपतवारनाशी है या कवकनाशी है। तो कार्बेंडाजिम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हम स्टडी किस चीज की कर रहे हैं? स्टडी हम कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी की, और प्लांट पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कीटनाशी का सवाल नहीं उठता और खरपतवारनाशी का भी कोई सवाल नहीं उठता। यहां पर हमारा राइट आंसर विषाणुनाशी और कवकनाशी में से हम देखेंगे, परंतु आपको ये चीज मालूम होगी कि विषाणु और वहम का कोई इलाज नहीं है, अर्थात विषाणुनाशी ऐसी कोई दवा नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कवकनाशी है। और कवकनाशी की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो सिस्टेमिक कवकनाशी की बात करें, यहां राइट आंसर हमारा कवकनाशी है। और कवकनाशी की बात करें तो पहला जो हमारा सिस्टेमिक फंजीसाइड जो था वो क्या था? कार्बोक्सिन था। सबसे पहला खोजा गया सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन सा है? कार्बोक्सिन है, जिसकी खोज किसने की थी? कुल्का और स्लेमिंग। कुल्का और स्लेमिंग ने कार्बोक्सिन की खोज की थी, सबसे पहले सिस्टेमिक कवकनाशी की खोज की। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से मित्र फफूंद कौन सी है? कौन सी फफूंद जो होती है वो मित्र फफूंद होती है? इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे हम।
कौन सी मित्र फफूंद है? तो ऑप्शन हमारे पास यहां दिए गए हैं, फ्यूजेरियम, एल्बुगो, सर्कोस्पोरा और ट्राइकोडर्मा। तो मित्र फफूंद की बात करेंगे तो जो ऐसी फफूंद जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात फसल को किसी न किसी चीज से बचाएगी या फसल को कोई लाभदायक प्रभाव, फसल पर कोई लाभदायक प्रभाव जो है वो उत्पन्न करेगी, उसे ही हम मित्र फफूंद कह सकते हैं। तो फफूंद जो होती है, जैसे फ्यूजेरियम जो है वो क्या करती है, उकटा रोग उत्पन्न करती है, तो ये तो रोग उत्पन्न करने वाली है, तो मित्र फफूंद हो नहीं सकती। एल्बुगो सरसों का रोली रोग उत्पन्न करती है, तो ये भी रोग उत्पन्न कर रही है। सर्कोस्पोरा ये टिक्का रोग उत्पन्न कर रही है, टिक्का रोग। अब मैं आपको बता देता हूं कि ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या है, एक मित्र फफूंद है। क्यों मित्र फफूंद? इसलिए है, इसे हम माइकोपेरासाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइकोपेरासाइटिक कवक। इसे हम क्या कहते हैं? माइकोपेरासाइटिक कवक कहते हैं। तो मतलब ये ऐसी कवक है जो दूसरी कवक पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करती है। मतलब ये जो ट्राइकोडर्मा है ये सेल्यूलोज डिकम्पोजर भी है, सेल्यूलोज डिकम्पोजर भी है, और सेल्यूलोज डिकम्पोजर होने की विघटनकारी, सेल्यूलोज विघटनकारी है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा को सेल्यूलोज चाहिए होता है भोजन के लिए। ट्राइकोडर्मा की हम अगर बात करें तो ट्राइकोडर्मा मृदा फंगस के काम आता है, मृदा कवकों हेतु काम में लिया जाता है, मृदा कवकों हेतु इसे काम में लिया जाएगा। और ट्राइकोडर्मा का पाउडर आता है, किस फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है? ये पाउडर फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है, जिसको हम गोबर की खाद के साथ मिला करके और खेत में अप्लाई कर सकते हैं। पाउडर को गोबर की खाद के साथ मिला करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1 किलो पाउडर को हम 6 बीघा में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे गलन रोग जो होते हैं, जड़ गलन रोग है, उन रोगों में हम इसको आराम से प्रयोग कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा फंगस को। तो इसलिए यह किस श्रेणी में आती है? मित्र फफूंद की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भिंडी का पीत सिरा मोजेक विषाणु किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो भिंडी का पीत सिरा मोजेक विषाणु किसके द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन है आपके पत्ती फुदका, सफेद मक्खी, कवक द्वारा और सूत्रकृमि के द्वारा। तो भिंडी का पीत सिरा मोजेक ऐसे कीटों के द्वारा फैलाया जाएगा जो कीट सकिंग पेस्ट होते हैं या सकिंग इंसेक्ट होते हैं, अर्थात ऐसे कीट जो रस चूसक होते हैं, उनके द्वारा ही विषाणु को फैलाया जा सकता है। तो यहां पर पत्ती फुदका दिया हुआ है इन्होंने, पत्ती फुदका के बाद में सफेद मक्खी, कवक दिया हुआ है और सूत्रकृमि दिया हुआ है। सूत्रकृमि और कवक जो है इसको फैला ही नहीं सकते, क्योंकि ये कीट है ही नहीं, और कीट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये लोकोमोट नहीं कर पाते, और सूत्रकृमि बहुत ही कम क्षेत्र में चल फिर सकता है, अर्थात जड़ों में उपस्थित रहता है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? सफेद मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बेमेसिया टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसाई इसका वैज्ञानिक नाम है। और पीत सिरा मोजेक रोग एक बहुत ही खतरनाक रोग है भिंडी का। पत्ती फुदका की बात करें तो ये फाइटोप्लाज्मा को फैलाता है। फाइटोप्लाज्मा को कौन से रोग में फैलाता है, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। फाइटोप्लाज्मा को फैलाता है किसमें? बैंगन का लघु पर्ण रोग। जो बैंगन का लघु पर्ण रोग होता है, जो किससे होगा? फाइटोप्लाज्मा से। उस फाइटोप्लाज्मा को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम कौन करेगा? पत्ती फुदका। इसे लीफ होपर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? लीफ होपर के नाम से। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और बात करना चाहूं तो लीफ होपर का साइंटिफिक नेम जो है वो हिसिमोनास फाइसेटिस। क्या नाम है? हिसिमोनास फाइसेटिस है। तो हमारा यहां राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सफेद मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा फैलाया जाता है? सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों के जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रयुक्त प्रतिजैविकी है। तो पादपों में अगर जीवाणु जनित रोग लग जाते हैं तो उनके लिए कौन सी प्रतिजैविकी अर्थात एंटीबायोटिक प्रयोग में ली जानी चाहिए?
तो यहां पर एकमात्र एंटीबायोटिक दिख रही है हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, बाकी एंटीबायोटिक नहीं है। तो एकमात्र एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को ही हम जो है जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए काम में लेंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की बात करें तो इसकी जो हमारा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की खोज किसने और कब की थी, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की खोज हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। वो वोक्समैन ने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1952 में खोजा और इसके लिए नोबेल प्राइज भी उन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर राइट आंसर है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर का अगेती झुलसा रोग का रोग जनक क्या है। टमाटर का अगेती झुलसा रोग जो होता है उसका रोग जनक क्या है। अगेती झुलसा रोग की बात करें हम तो अगेती झुलसा रोग के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगेती झुलसा रोग जो होता है वो अल्टरनेरिया फंगस के द्वारा होता है। अल्टरनेरिया फंगस के द्वारा होता है। और पछेती झुलसा की बात करें, जैसे पछेती झुलसा, तो सभी पछेती झुलसा जो होते हैं सोलेनेसी में वो फाइटोप्थोरा के कारण होते हैं। अर्थात हम बात करें जैसे अल्टरनेरिया सोलेनाई से तो जो होगा कौन सा रोग होगा, टमाटर का अगेती झुलसा। अगर पछेती झुलसे की बात करें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा जो है पछेती झुलसा होता है। अगेती झुलसा में हम आगे देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे सर्कोस्पोरा स्पीसीज दी हुई है वो किसके लिए, टिक्का, इससे टिक्का रोग होता है। पीनट मूंगफली का गुच्छा रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा यहां दिया हुआ है। उसके बाद में जेंथोमोनास स्पीसीज जो कि एक जीवाणु है और जीवाणु के द्वारा अन्य रोग होते हैं, ये अगेती झुलसा नहीं होता। अल्टरनेरिया सोलेनाई यहां पर राइट आंसर है, जैसा कि मैंने बता दिया था। राइट आंसर आपका क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। इस रोग की अगर मैं दो लाइनों में एक और बात करूं तो ये है, इस रोग में लक्ष्य पट्ट प्रभाव बनते हैं। कौन से प्रभाव बनते हैं, लक्ष्य पट्ट प्रभाव। ये क्वेश्चन जो है एओ 2021 के पेपर में भी पूछा गया है कि कौन सा रोग है जिसमें टारगेट बोर्ड इफेक्ट और सकेंद्रीय लाइनें अर्थात कॉन्सेंट्रिक लाइंस जो है निर्मित होती है। तो कौन सा रोग है जिसमें कॉन्सेंट्रिक लाइन और टारगेट बोर्ड इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, तो वो रोग है आपका अगेती झुलसा रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है। कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है, उत्तक्षय कहा जाता है क्या, दूसरा अतिवर्धन कहा जाता है क्या, अतिवृद्धि या हरिमाहीनता। तो सभी की परिभाषाएं लिख लेते हैं और उसके आधार पर देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है हमारा सही रहेगा। तो उत्तक्षय क्या होता है, उत्तकों का विनाश या उत्तकों का जो है नष्ट होना क्या कहलाता है, उत्तक्षय या नेक्रोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, कोशिका। उसके बाद में अतिवर्धन क्या होता है, संख्या बढ़ना। अतिवर्धन मतलब होता है संख्या बढ़ना। किसकी संख्या बढ़ेगी, कोशिका संख्या बढ़ना। कोशिका की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिवर्धन कहते हैं। और अतिवर्धन को यहां कहा जाता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद में अतिवृद्धि की बात करें तो यहां पर आता है हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी कहा जाता है। हाइपरट्रोपी में क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि हो जाती है, उसे हम हाइपरट्रोपी या अतिवृद्धि कहते हैं। हरिमाहीनता क्या होता है, हरिमाहीनता मतलब पीलापन। पीलापन को हरिमाहीनता कहते हैं। और पीलापन और भी कई कारण से, हरिमाहीनता का सही डेफिनेशन जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, अर्थात क्लोरोफिल का या पर्णहरित का विनाश क्या कहलाता है, हरिमाहीनता। और पीलापन, उससे क्लोरोफिल अगर खत्म हो जाता है, वो विघटित हो जाता है, तो उससे पीलापन आएगा, उसे हम हरिमाहीनता कहेंगे। बाकी पीलापन जो है वो और भी कई कारणों से आ सकता है। पहला कारण हो सकता है आपका सूर्य की रोशनी की कमी, जिससे कि इटियोलेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अगर सूर्य की रोशनी की कमी से पीलापन आता है तो उसे हम इटियोलेशन कहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। संख्या की बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं,
अतिवर्धन कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है बाजरे का हरित बाली रोग जो है वो उसका कारणात्मक सजीव क्या है, मतलब हरित बाली रोग किसके कारण होता है। इसमें प्लाज्मोफोरा विटिकोला है, उसके बाद में सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है, और अस्टिलागोसिटामिनिया है, और उसके बाद में स्क्लेरोस्पोरा सामिनिकोला। सामिनिकोला नहीं, यहां पर ग्रेमिनिकोला रहेगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पर हो गया है, ग्रेमिनिकोला, ठीक है। उसके बाद में प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला जो है वो डाउनी मिल्ड्यू है, किसका डाउनी मिल्ड्यू है, वो अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू का जो रोग कारक है वो क्या है, प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। अच्छा, एक और चीज बात कर लेते हैं, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो है, मैंने पहले आपको बताया था कि एक रोग होता है आलू में, आलू का मस्सा रोग, आलू का मस्सा रोग जिसे हम वाट डिजीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट डिजीज, वो रोग होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से द्वारा होता है। आगे बात करें, अस्टिलागोसिटामिनिया जो है वो इससे इस्मट रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं, इस्मट रोग होते हैं। तो हमारा यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो राइट आंसर है हमारा नंबर 4, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्लियर यहां तक। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नए क्वेश्चन को करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, या नए क्वेश्चन को देखने की क्यूरियोसिटी रहेगी तो ही आपका जो है कंसंट्रेशन यहां पर रहेगा। मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है, मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होगा, तो बार बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है। मूंगफली का टिक्का रोग जो होगा वो सर्कोस्पोरा के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, सर्कोस्पोरा के द्वारा होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा रिचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा होता है। मूंगफली का मुख्य रोग होता है टिक्का रोग, जो कि बलुई मृदाओं में सर्वाधिक देखने को मिलता है। बाकी जो एस्परजिलस फ्लेवस जो है मूंगफली में अफ्लाटोक्सिन का कारण है, जेंथोमोनास बैक्टीरियल डिजीज उत्पन्न करता है, स्क्लेरोस्पोरा जो है वो डाउनी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न करता है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो क्या है, निम्न में से टमाटर की त्रिस्तरीय रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। निम्न में से टमाटर की त्रिस्तरीय रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो यहां पर हम बात करें आपसे कि कौन सी त्रिस्तरीय रोग प्रतिरोधक किस्म है। तो त्रिस्तरीय रोग प्रतिरोधक किस्म जो है अपने पास अर्का सम्राट भी है और अर्का रक्षक भी है। इस बार जेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी किस्म है जो त्रिस्तरीय रोग प्रतिरोधी किस्म है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, अर्का सम्राट और अर्का रक्षक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गेहूं का काला तना रोली रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है। गेहूं का रोली रोग, रोली को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रस्ट, क्या बोलेंगे, इसे रस्ट बोला जाता है। रोली रोग को अंग्रेजी में बोला जाता है रस्ट, और रस्ट का अर्थ होता है जंग। तो जंग जैसे धब्बे अगर दिखाई देते हैं तो उसे रोली रोग कहा जाएगा। रोली रोग 3 प्रकार के होते हैं, तना किट, पत्ती किट और तना किट है, पत्ती किट है और धारीदार किट, अर्थात धारीदार किट। ये कई प्रकार की रोली है, काली रोली, भूरी रोली और पीली रोली। तो यहां पर क्या राइट आंसर रहेगा हमारा, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई जो है वो स्टेम रस्ट का कारण है, और पक्सिनिया रिकॉन्डिएटा, पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस जो है वो धारीदार किट, और स्ट्राइफोर्मिस के बाद में रिकॉन्डिएटा जो है वो ब्राउन रस्ट का कारण है। तो रस्ट की भी बात करें तो रस्ट में भी कौन सी रस्ट जो है सर्वाधिक हानिकारक होती है, तो ब्राउन रस्ट जो होगी
वो सबसे ज्यादा हानिकारक रस्ट होती है। आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है गेहूं का अनावृत कंड रोग का प्रकार है। अनावृत कंडवा रोग जो है गेहूं का किसके कारण होता है। तो अनावृत कंडवा की बात करें तो कंडवा रोग को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्मट। क्या कहेंगे, स्मट। और स्मट रोग जो होते हैं वो अस्टिलागो कवक के द्वारा होते हैं। कौन सी कवक के द्वारा होते हैं, अस्टिलागो कवक के द्वारा होते हैं। अस्टिलागो कवक जो लक्षण प्रकट करती है वो कहां पर करेगी, पुष्पक्रम पर। पुष्पक्रम को जिसको हम क्या कहेंगे, पेनिकल, पेनिकल कहेंगे, बालिक पर जो है लक्षण प्रकट होते हैं। तो यह बाह्य बीजोड़ रोग है या आंतरिक बीजोड़ रोग है या वातोड़ रोग है या मृदोड़ रोग है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा कि गेहूं का अनावृत कंडवा रोग जो होता है, जो अनावृत मतलब जो ढका हुआ नहीं है, अनावृत कंडवा मतलब होता है जो ढका हुआ नहीं है, वह रोग होता है अंतः बीजोड़ रोग। कैसा रोग होगा, अंतः बीजोड़ रोग होता है। और आपको एक और चीज बता दूं कि स्मट रोग के लिए गर्म उपचार भी किया जाता है। और गर्म उपचार जो प्रक्रिया है, गर्म उपचार प्रक्रिया की खोज सबसे पहले जो की थी वो लूथरा व सत्तार द्वारा की गई थी। लूथरा व सत्तार द्वारा पंजाब में की गई थी। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिजीज या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का। ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एल्ब्यूगो कैंडिडा रोगजनक है। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है वो क्या है, किस रोग का रोगजनक होता है। जैसे सरसों का सफेद रोली रोग, गेहूं का भूरा पर्णचित्ती रोग, उसके बाद में दोनों और कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सिंपल सा आंसर है सरसों का सफेद रोली रोग का रोग कारक जो होता है वो एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा से सफेद रोली रोग कुर्सीफेरी कुल में होता है, कुर्सीफेरी कुल में। तो सरसों गोभी वर्गीय फसलें जो है वो कुर्सीफेरी से संबंधित फसलें हैं। अब आगे एक और चीज हम देखते हैं कि इस रोग में होता क्या है। इस रोग में जो सिम्टम आता है वो आता है स्टेग हेड सिम्टम। कैसा सिम्टम आएगा, स्टेग हेड सिम्टम आता है, जिसमें कि पुष्पक्रम फूल जाता है। इस सिम्टम में क्या होता है, फूल जो है वो विकृत हो जाता है। कैसा हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, अर्थात तो उसकी साइज अलग हो जाएगी, वो बीच में से फूला हुआ दिखाई देगा और उस पर सफेद जो रस्ट है, व्हाइट पाउडर जो है वो डिपॉजिट दिखाई देगा। स्टेग हेड को हिंदी में हम कहते हैं महामृगशीर्ष, महामृगशीर्ष लक्षण। तो कौन सा रोग है जिसमें महामृगशीर्ष लक्षण प्रकट होते हैं। और एक और चीज, एल्ब्यूगो कैंडिडा के बारे में भी हम बात करें तो एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो अविकल्पी परजीवी है, अविकल्पी परजीवी होता है। अविकल्पी परजीवी का क्वेश्चन एवो 2021 में भी पूछा गया है कि कौन कौन सी कवकें जो होती है वो अविकल्पी परजीवी होती है। उसमें क्वेश्चन था कि कौन सी कवक अविकल्पी परजीवी नहीं है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या है कि कौन कौन सी कवकें हैं जो अविकल्पी परजीवी है, जैसे कि एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो स्क्लेरोस्पोरा है, स्क्लेरोस्पोरा। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको कि जितने भी डाउनी मिल्ड्यू रोग हो रहे हैं वो डाउनी मिल्ड्यू रोग का रोग कारक जो भी होगा उसमें, और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू रोग, छाछिया रोग के रोग कारक जो होंगे वो सब के सब अविकल्पी परजीवी होते हैं। यहां पर पक्सिनिया भी अविकल्पी परजीवी है, पक्सिनिया भी अविकल्पी परजीवी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अविकल्पी परजीवी क्या होता है। अविकल्पी परजीवी होता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो अर्थात इसको जो है जीवित जीव पर ही रहना पड़ता है, जीवित जीव पर ही ये रह पाएगा, इसीलिए इसके पास कोई विकल्प नहीं है। कुछ कवकें ऐसी होती है जो जीवित पे अगर रहती है और जीवित नहीं भी मिले तो कहां रह लेती है, मृत जीवी या मृत पदार्थों पर भी रह लेती है। ऐसी परजीवी को या ऐसे परजीवी को हम क्या बोलते हैं, विकल्पी मृतोपजीवी या विकल्पी परजीवी बोलते हैं।
ठीक है, ये आपने क्लियर हो गया। एल्बुगो कैंडिडा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, गेहूं का पीला रोली रोग किसके द्वारा होता है? तो गेहूं का पीला रोली रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? कवक के द्वारा। और कवक का नाम क्या है? पक्सीनिया, पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मिस, स्ट्रीफोर्मिस। ठीक है, पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मिस जो है पीला रोली रोग का रोग कारक होता है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जौ का आवृत कंडवा रोग किसके द्वारा होता है? तो जौ का आवृत कंडवा रोग का राइट आंसर क्या रहेगा? एल्बुगो कैंडिडा, फाइटोप्लाज्मा, अस्टिलागोहोर्डियाई या एरिसिफी पोलिगोनी। तो मैं यहाँ सब रोगों के रोग कारक या इनसे होने वाले रोगों के नाम लिख लेता हूं और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर अपना सही है। एल्बुगो कैंडिडा से सफेद रोली, सफेद रोली रोग होता है जो कि क्रूसीफर में होता है। फाइटोप्लाज्मा से लघुपर्ण रोग, बैंगन में लघुपर्ण रोग होता है। अस्टिलागोहोर्डियाई से कंडवा रोग होता है, कंडवा रोग, स्मट, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मट कहते हैं। और अस्टिलागोहोर्डियाई लिखा हुआ है तो यहां पर आ जाएगा आपका आवृत कंड। कौन सा रोग होता है? आवृत कंड रोग होता है। कवर्ड स्मट जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? कवर्ड स्मट इसे हम कहेंगे। एरिसिफी पोलिगोनी से बीजीय मसाला फसलों में, बीजीय मसाला फसलों में, बीजीय मसाला फसलों में एरिसिफी पोलिगोनी से पाउडरी मिल्ड्यू या छाछिया रोग होता है, छाछिया रोग। वैसे तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि एरिसिफी पोलिगोनी जो है वो जीरे के जो रोग के लिए, जीरे के छाछिया रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पर बाकी धनिया और सौंफ के केस में भी एरिसिफी पोलिगोनी ही लिखा हुआ हमें मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? अस्टिलागोहोर्डियाई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, गेहूं के भूरे या पर्ण रोली रोग का रोगजनक है? गेहूं के भूरे या पर्ण रोली रोग का रोगजनक कौन है? पक्सीनिया ग्रीमिनिस टिट्रिसाई, पक्सीनिया रिकॉन्डिएटा, पक्सीनिया स्ट्राइफोर्मिस और अस्टिलागोन्यूडा। अस्टिलागोन्यूडा के बारे में बात बता दूं मैं आपको। अस्टिलागोन्यूडा से गेहूं का स्मट कंडवा रोग होता है और पक्सीनिया स्ट्राइफोर्मिस यहां पर राइट आंसर रहेगा हमारा। तो भूरे रोली या पर्ण रोली का, अच्छा सॉरी, पर्ण रोली, यहां पर पत्ती रोली की बात की है तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या रहेगा? पक्सीनिया रिकॉन्डिएटा। ये काली रोली है, उसके बाद में ये भूरी रोली हो जाएगी और ये हो जाएगी पीली रोली। स्ट्राइफोर्मिस इससे पहले भी पूछा गया है, जस्ट पहले का क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है? परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होने वाली असाधारण वृद्धि को हम क्या कहते हैं? इससे पहले हम क्वेश्चन में डिटेल में देख चुके हैं कि हाइपरट्रोपी, हाइपरट्रोपी मतलब आकार में वृद्धि। हाइपरट्रोपी मतलब क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि, इसका मतलब होता है संख्या में वृद्धि। उसके बाद में नेक्रोसिस, उत्तक्षय और क्लोरोसिस, वहां भी यही ऑप्शन थे, बस यहां पर इसको अंग्रेजी में दिया गया है। हरिमाहीनता, उत्तक्षय, हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेसिया। तो कोशिका के आकार में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रोपी कहेंगे। तो हाइपरट्रोपी अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है, गेहूं का रोली रोग उत्पन्न होता है? तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कवकों के द्वारा गेहूं का रोली रोग पक्सीनिया कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, आज हमने यहां पर जो है कई सारे पादप रोग विज्ञान के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमें जो है कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। अगली बार हम जो है एक और पादप रोग विज्ञान का वीडियो लेके आएंगे जो कि थोड़े से ज्यादा लेवल के क्वेश्चन उसमें हम सम्मिलित करेंगे जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।